बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक जानिब बात ये होती है कि तोहमतें लगाई जाती हैं और तोहमतें लगाने के बाद फिर उसकी वजाहतें भी दी जाती हैं। कुछ जगह पे जो इल्ज़ामात लगते हैं फिर इल्ज़ामात का दिफा अपने ही अल्फाज में किया जाता है और मुखालिफिन भड़क उठते हैं। कुछ ऑडियो लीक्स आई जिसपे FIA की तहकीकाती कमेटी भी तश्कील पाई। कुछ ऑडियो लीक्स के बारे में ये बात हुई कि तुम इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो और जवाब में आया कि नहीं, तुम इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो। पाकिस्तान में इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। आज सुबह जो ऑडियो लीक आई है चेयरमैन PTI इमरान खान की, वो हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक आई। लोगों ने वावेला किया, वफाकी हुकूमत बोलती रही। वफाकी हुकूमत ने कहा कि चेहरे से नकाब उतर गया और असद उमर साहब आए और असद उमर साहब ने यह बात की कि ये मुख्तलिफ ऑडियोज़ को जोड़ के ये मतन उसका ख़राब किया गया। ये एक वक्त में की हुई बात नहीं है, ये मुख्तलिफ वक्तों में ये ऑडियो को काटा गया है और फिर से जोड़ के एक मतन बनाया गया है और अपनी मर्जी का बनाया गया। फिर उसके बाद एक और ऑडियो आई जो पिछली दो ऑडियोज़ का तसलसल था, यानी साइफर के हवाले से तीसरी ऑडियो आई है। इन ऑडियोज़ का सिलसिला कब रुकेगा? मास्टर माइंड जो है इसके पीछे कौन है? हैकर बॉय 1112 अकाउंट किसकी जानिब से चलाया जाता है? पाकिस्तानी सियासत किस हद तक परागंदा हो रही है? और चेयरमैन PTI ने आज मियां वाली में जलसा करते हुए उनका कहना क्या था, उन्होंने अपनी जान के हवाले से क्या कहा, जरा मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा अपने मुल्क की आजादी के लिए। बड़े हमें डराते हैं जी, जेलों में डाल देंगे। हमें जेलों में डालने से ना डराओ, अभी तो मैं जेल भरो तहरीक शुरू करने लगा हूं। तुम्हारे पास जेलों में तो 70,000 लोग आते हैं, यहाँ लाखों लोग तैयार हैं जेलों में डालने के लिए। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। खान साहब की गुफ्तगू हम सुन चुके हैं। राना साहब क्या समझते हैं? एक तरफ खान साहब पे इल्ज़ामात लग रहे हैं और बड़े गंभीर इल्ज़ामात लग रहे हैं, दूसरी तरफ खान साहब ये कहते हैं जेल भरो तहरीक चला लो, मेरी जान को ख़तरा है, अगर मुझे मारा गया तो पीछे 4 लोग होंगे। पाकिस्तानी सियासत किस तरफ जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यहाँ से सबसे पहले तो बात यह है कि खान साहब के ख़िलाफ़ सुबह हम TV लगाते हैं और शाम को बंद करते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं तो कुछ अकाउंट से और TV पे मुख्तलिफ TV चैनल्स पे सुबह से लेकर शाम तक अगर हमें कोई चीज़ नज़र आती है तो वो खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा नज़र आता है। हमें खान साहब के ख़िलाफ़ कोई नई ऑडियो लीक्स नज़र आती है, हमें खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नज़र आता है, हमें खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई दीगर मामला जो है वो दिखाते हुए नज़र आता है। क्या इस सारे मामलात के बाद खान साहब की मकबूलियत में कोई 1% फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्या खान साहब का वोट बैंक कम हुआ? नहीं हुआ। क्या खान साहब के आइंदा इलेक्शन के इलेक्शन में जीतने के इम्कान कम हुए? नहीं हुए, बढ़ गए। या सर बात यह है, सारी कौम जानती है, हर शख्स जानता है कि ये सारी गेम क्या हो रही है। खान साहब ने 6 माह पहले या 4 माह पहले अगर ये बात की है, मैं 1% कहता हूँ, अब दिखाने का क्या फ़ायदा है? अब कौन दिखा रहा है? ये सबको पता है, सबको पता है कौन क्या कर रहा है यासर। लिहाजा ये सिर्फ अपनी कौम को पागल बनाने, अपनी सियासत को चमकाने और असल जो चीज़ है पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर जो रैंकिंग है उसे, और उसके सबसे ज़्यादा सैलाब ज़दगान की बदहाली, सैलाब ज़दगान जिस हाल में बैठे हैं, सिंध के अंदर आज के दिन तक पानी नहीं निकला, बलोचिस्तान KPK पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है, इस सब चीज़ों से छुपाने के लिए आप अब लोगों को आपने एक नए तरफ लगा दिया। और हमारा मीडिया, मैं कुर्बान जाऊँ इस पर, कि अक्सरियती मीडिया ऐसा है जो इसी की चीज़ को दिखा रहा है। असल मसाइल से हम हट गए हैं। क्या गरीब को रोटी मिली? नहीं मिली। क्या बाजार में सब्जी सस्ती है? नहीं सस्ती है। क्या बाजार में आटा सस्ता है? नहीं सस्ता है। क्या गरीब की दवाई सस्ती मिल रही है? नहीं मिल रही। जब ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही, पहले TV पे ये डिस्कस होता था, पहले सैलाब ज़दगान दिखाए जाते थे, पहले महंगाई दिखाई जाती थी। अब क्या कमाल तरीके से हुकूमत ने काम किया है, उन्होंने सारी तवज्जो हटा दी है और सिर्फ इस तरफ लगा दी है। मरियम साहबा ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, उन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में एक लफ्ज़ मुझे पाकिस्तान की मौशियत, पाकिस्तानी अवाम के हवाले से बता दें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मुझे बता दें कोई एक ऐसी चीज़ हो। आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे कोई एक चीज़ बता दें। मरियम औरंगज़ेब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे कोई एक चीज़। भाई हमें नहीं गर्ज, अगर किसी की ऑडियो लीक्स है, अगर कोई गलत है पकड़ो,
जेलों में डालो उन तमाम लोगों को जो जिसने ये ऑडियो लीक्स की, जिसने रिकॉर्डिंग की, जो लेके आया, जिसने पेश की, जो बोल रहा है, जो मुजरम है, जो भी है उसे पकड़ो। लेकिन गरीब आवाम का तो सोचो यार, गरीब आवाम कहां जाए? आटे की आप बात नहीं कर रहे, सैलाब ज़दगान की आप बात नहीं कर रहे, गरीब आदमी मर रहा है, बिजली का बिल इस कदर ज्यादा है कि दे नहीं सकता कोई। ये एक ड्रामा हो रहा है, इससे इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। मुझे कोई एक जलसा दिखा दे जो इमरान खान का छोटा जलसा है, मुझे कोई एक जगह दिखा दे जहां पर आपको ये नजर आए। आप भी कह रहे हैं अभी क्या कि अवाम ने किस अवाम ने चोट डाला इस पर? मुझे कोई एक बंदा दिखा दें सवाए इन सियासी चंद लोगों के जिन्होंने चोट डाला। कोई नहीं चोट डालता। लोग कह रहे हैं हमारे मसाइल हल करो। अगर ये समझते हैं कि इमरान खान इतना गैर पॉपुलर हो गया है, इमरान खान के खिलाफ इतना सबूत निकला है, ऐलान करें, इलेक्शन कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये इलेक्शन की तरफ ये जा नहीं रहे। किस तरफ जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं तसादम की तरफ। यासर साहब, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राना सनाउल्लाह साहब की, वो क्या थी? उन्होंने कहा ये ऐलान करे तो घर से नहीं निकल सकेगा। क्यों नहीं निकल सकेगा भाई? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से चलते हैं, इस्लामाबाद तक आ जाते हैं, रास्ते में कोई एक पत्थर लगा किसी को? मौलाना फजल रहमान साहब चलते हैं लाहौर तक आ जाते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद तक चल जाते हैं, कोई एक लाठी चली? मरियम साहिबा और हमजा साहब लाहौर से चलते हैं, इस्लामाबाद तक आ जाते हैं, किसी एक रास्ते में रोका? आप भाई जमहूरी हक जो है उसे अदा तो करने दें। क्यों डरते हैं आप? किससे डरते हैं हम? बाकी लोग भी इस्लामाबाद आए थे, वो कोई भाई बहनों जहाँ किसी और जगह जाके नहीं बैठ गए थे। तो जो लोग जो जहाँ जाते हैं करना चाहिए। आप हालात या सर बात यह है कि आप पता ना आज आपकी रीडिंग क्या हो गई है, पता ना आप किस पोजीशन पे चले गए। मूडीज ने जो कम किया जी, आप मूडीज ने जो किया आपने देखा ना आज, तो जो दावे करने वाले थे कहाँ गए? इसके अलावा बाकी मामला देखना चले। आप मुझे बताएं, कोई आज के दिन में ये जो महंगाई की सूरत हाल है इसका जो भी जिम्मेदार है, क्या कोई शख्स अब 2 टाइम की रोटी खा सकता है? ये मुमकिन ही नहीं रहा। इन हालात में हमारी तवज्जो हटाने के लिए हमें दूसरी तरफ लगा दिया गया है और सारे सुबह से लेकर शाम तक एक ही गर्दान जो है वो बोले जाते हैं। भाई इमरान खान की इससे इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारी दुनिया को बताया कि कहाँ पे क्या। चले मुझे बताएं, इमरान खान ने खरीदो फरोख्त की, यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा, वीडियो आ गई सामने? नहीं राणा साहब, ये कंपैरिजन नहीं बन सकता, ये इस तरह नहीं बन सकता। खान साहब वो अभी इसका फोरेंसिक होना बाकी है, ये तो फिर इल्जाम भी खान साहब पे लग जाता है ना, इससे तो लग जाता है। भाई एक मिनट, आप किस तरह कहते नहीं इससे नहीं, आप जब मैं मुआवजा ये कह रहा हूं कि जिनके सबूत मिले उनको आपने पूछा नहीं, जिनके सबूत नहीं है, जिनकी फ्रांसिक नहीं है, जिनकी कोई तस्दीक नहीं है, उन पर आप सुबह से लेकर शाम तक, ये वाज़ेह नहीं है ना कि वो एक ही वक्त की ऑडियो है, और सुबह से लेकर शाम तक आप उनके गर्दान चले लाएं 5 बंदे, जो आप कह रहे हैं खान साहब कहते हैं हमने 5 बंदे तोड़ लिए, लाए 5 बंदों में से एक बंदा टीवी पे सामने ले आए जो आगे कहे कि खान साहब ने मुझे पैसे दिए। अच्छा, वैसे ऐसे बंदे तो निकल ही आएंगे। नहीं भाई, पता भी लग जाएगा ना, अक्सर निकल आते होते हैं। कौन झूठ होता है, सच होता है भाई। ये मोबाइल की लोकेशन पता चल जाती है कि ये बंदा कभी मिला था, ये बंदा कभी गया था, क्या बनाएंगे आप? झूठ होता है और सच होता है, ऐसी बात नहीं है। और ये भी सबको पता है कि छांगा मांगा कहाँ से शुरू हुआ था, ये भी सबको पता है कि पंजाब के अंदर हुकूमत तब्दील करने के लिए रातों रात कौन आता था, ये भी सबको पता है कि किसके शख्स का, किन के अफराद को किन किन होटलों में कौन कौन ठहराता था। अब ये भूली नहीं है कौम, ये कौम अब नहीं भूली, और आप ये समझे कि ये सारे ड्रामों के बाद हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। यासर, असल बात यह है, मैं आपको खबर दूँ और मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, हुकूमत ये तैयारी कर चुकी है। बनी गाला के इर्द गिर्द 11 मकान हैं जो मेरे पास इतला है, उनको रेंट पे ले लिया गया है। उन 11 मकानात के अंदर रहने वाले अदारों के लोग हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर एक्शन करना होगा तो किस तरह किया जाएगा। वहाँ पर गैर अलानिया चौकियाँ बननी शुरू हो गई हैं, ये सारे काम शुरू हो गए हैं। या सर, अब अगर आपको इमरान खान से खौफ नहीं है, अगर इमरान खान के साथ लोग नहीं हैं, तो फिर क्यों आप डर रहे हैं भाई? उसे कि आए इस्लामाबाद में आके बैठ जाओ भाई, आके धरना दे दो, क्या करोगे? जब तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं, तुम्हारे साथ कुछ लोग नहीं होंगे, एक दिन 2 दिन तीसरे दिन हवा निकल जाएगी ना, तो क्यों डरते हो? और ऊपर से तरी भी लगाते हो कि हम पंजाब के ख़िलाफ़ ये करेंगे, KPK के ख़िलाफ़ ये करेंगे। ये ऐसा होने से आप ज़हन में रखिएगा, सबसे बड़े स्टेक होल्डर गवर्नमेंट खुद है, और ख़ान और स्टेक होल्डर जो है ना वही नुकसान उठाता है, कोई और नुकसान नहीं उठाता। और ख़ान, इमरान खान साहब जो हैं वो जो अपना प्लानिंग कर चुके हैं। यासर साहब इंशाल्लाह इतवार के रोज़ प्रोग्राम में आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि नई हिकमत अमली क्या बन चुकी है।
कौन किस तरह निपट सकता है, नहीं निपटा जाएगा उनसे। नहीं तो फिर वज़ीर दाखिला जो 2 हिकमत अमली का बता रहे हैं वो क्या हो सकती है? वो 4 हिकमत अमली बताएं, देखें हर शख्स ने अपना नहीं वो हो क्या सकती है, प्लानिंग क्या होगी? देखिए प्लानिंग क्या है उनकी। प्लानिंग ये है कि वो फ्रंट पे खड़ा करेंगे किसी ऐसे अदारे को कि जिससे अवाम तसादम न करे। कोई भी अदारा अब अवाम से तसादम नहीं करेगा, कोई भी अवाम किसी से तसादम नहीं करेगी। कप्तान ने, मैं आपको ये बता दूँ, कप्तान 12 को लाहौर फिर आ रहे हैं। कप्तान ने ये वाज़ेह तौर पर अपनी सारी टीम को कहा है कि आपने किसी कानून नाफज करने वाले अदारे के किसी एक एहलकार पर भी पत्थर नहीं फेंकना, आपने तसादम करना ही नहीं। भाई मुझे एक बात बताएं, आप ना दाखिल होने दें इस्लामाबाद, तो क्या आप इस्लामाबाद से बाहर चले जाएंगे? यासर साहब, आप इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे तो आप इस्लामाबाद से बाहर चले जाएंगे? ये मुमकिन नहीं है। कप्तान की टीम, कप्तान की मूवमेंट, कप्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। ये 400 और ऑडियो लीक्स लेके आ जाए। मैं कहता हूँ अल्लाह करे इसका सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले अलाद लिया, और फिर पता चले कि ऑडियो लीक्स वाला कौन था, ऑडियो लीक्स करता कौन था, गुफ्तगू वाले असल लोग कौन थे, टोटे जोड़ जोड़ के किसने इकट्ठे किए थे, कौन वहां पे क्या कर रहा था। ये ऑडियो लीक्स इमरान खान के इक़्तिदार की है ना, इक़्तिदार किया ना। इस वक्त में क्यों आई है? इसलिए आई है, आपको बता दूं, इसलिए आई है कि आप वक्त आखिर आ पहुंचा। जैसे कि वक्त आखिर पहुंचा, आपको बता दो ये अक्टूबर जो है ना, अक्टूबर की ईद मिलादुन नबी गुजरने दें, उसके बाद आप हालात को कितनी तेजी से तब्दील होता देखेंगे, आपके सामने आ जाएगा। सवाल तो इस पे उठेंगे कि जब एक ऑडियो आपके पास माजी की मौजूद है, आपके पास हाल की भी ऑडियो मौजूद है, तो फिर कितने माजी की ऑडियो मौजूद होगी, ये भी एक सवाल है। ये किसकी जानिब से किया जा रहा है, ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। डॉक्टर साहबा, बतौर वज़ीर आप क्या समझती हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी वफाकी हुकूमत यहाँ से लॉन्ग मार्च आप निकालें, 25 मई की आप विक्टिम भी हैं, लॉन्ग मार्च आप निकालें तो किस तरह का रद्द अमल वो देगी और किस तरह का रद्द अमल आप देंगे? देखिए जी, हम बतौर एक सियासी पार्टी इस बात में यकीन रखते हैं कि हमारा हक है पुरअमन एहतजाज करने का, और आपको पता है हम हमेशा पुरअमन एहतजाज ही हमने किया है। ये जो मार धाड़ इन्होंने की और जो तमाशा इन्होंने 25 मई को खड़ा किया था ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है जब ये लोग लॉन्ग मार्च लेके आए तो हमने तो उनके कोई रुकावटें नहीं डाली। यानी पहले वो बिलावल साहब महंगाई की मार्च की, तब कोई रुकावट नहीं डाली, फिर मरियम बीबी ने की, हमजा शहबाज ने की, हमने तो किसी को नहीं रोका। वजह ये है कि जमहूरियत में हर इंसान का हक है कि वो अपनी आवाज उठाए, और यही जमहूरियत का हुस्न है। हम तो एहतजाज करेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे, और हमें पुरअमन एहतजाज से कोई बंदा नहीं रोक सकता। और ये बेवकूफियां कर रहे हैं, अगर होश के नाखून लें तो ये समझने की कोशिश करें कि जब हम कहते हैं कि हम हमारी कहावत सुनी है, ये कहते हैं कि जब आवाज़ खल्क़ नकारा खुदा समझो। अभी भी नहीं इनको समझ आ रही किस तरह लोग बाहर आते हैं, किस तरह लोग निकल के इमरान खान के लिए घंटों इंतजार करते हैं। आपने कोई यानी 52-53 जलसे, उनकी कोई जलसा आप बता दीजिए जो भरपूर तरीके से उस इलाके में नहीं अटेंड की। डॉक्टर साहब खान साहब 12 को लाहौर भी आ रहे हैं, जलसा भी कर रहे हैं शेखुपुरा में। जी जी, तो 11 और 12 11 तारीख को ननकाना में है और 12 को इंशाल्लाह सरपुर में होगा, क्योंकि आपको तो इलेक्शन में भी तो साथ साथ चल रही है। तो बिल्कुल क्या लॉन्ग कमीशन ने डाला हुआ है वो भी तो तमाशा साथ चल रहा है। अभी जैसे शर्तों का इलेक्शन, मुझे तो अभी गुस्सा चढ़ा था कि हमारा बिल्कुल इलेक्शन तैयार 11 सितंबर को, और इन्होंने उसको जानबूझ के पोस्टपोन करवाया फॉर अ सिंपल रीजन, उनको पता चल गया था कि इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। तो ये राना तनवीर साहब वगैरह को जब इन्होंने पोजीशन जमीन पे देखी, क्योंकि माशाल्लाह ये जो है इलेक्शन कमीशन इनका घर का आपको पता मुलाजमत करते हैं, उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कर दी और बहाना ये ढूंढा कि सैलाब आया हुआ था। किस सैलाब का बात कर रहे थे? आपका ख्याल है शेरपुर में कुछ सैलाब आया हुआ था? डॉक्टर साहब ये मुझे बता दें कि इसका मतलब है कि अब 16 के बाद ही लॉन्ग मार्च होगा ना, 16 को इलेक्शन है। देखिए जी, इलेक्शन भी लड़ेंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इस वक्त तहरीके इंसाफ दुनिया की 6ठी बड़ी पार्टी है। इट इज
अमंग द लार्जेस्ट पार्टीज इन द वर्ल्ड, 30 बड़ी पार्टी है, और हमने बाकायदा मेंबरशिप की हुई है। ये भी नहीं है कि हम कह रहे हैं कि जी अंदाजन हम बता रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल हु बिकम द मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी, और कोई कमी नहीं है, हम सब कुछ कर लेंगे, हम इलेक्शन भी लड़ लेंगे और लॉन्ग मार्च भी कर लेंगे। खान साहब के हुक्म का इंतजार है। और ये लोग अगर समझते हैं कि खान साहब इस बात को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, तो इनको समझ आनी चाहिए कि किसी तरीके से उनकी कमजोरी न समझे। वो हमेशा सोच समझ के कर रहे हैं कि क्या कितना नुकसान, खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हमारे बंदों को। आपको पता है ना कि जब वो पहुंचे थे इस्लामाबाद 25 मई को, वो तो पहुंच गए थे, इन्होंने कौन सा रोक लिया था? इन्होंने जितना मर्जी तमाशा खड़ा किया, 35,000 इन्होंने शेल्स बरसाए, उसके बावजूद लोग वहां मौजूद थे। लेकिन इमरान खान ने समझ के कि अगर अपने गया तो खून खराबा ना हो तो वापस हो गए। डॉक्टर साहिबा, आपको जब ये मालूम है कि पीटीआई की मकबूलियत कोई लगी लिपटी नहीं है, जो कारकुन है वो नजरियाती है, ये किसी के उकसाने पे नहीं आया या कुछ दिखाने पे नहीं आया, ये अपनी मंशा के मुताबिक आया है, तो फिर ये जो हलफ लेने का सिलसिला आजकल जारी है, ये सियासत में इजाफत दिखाई देता है, इसके पीछे मंतिक क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, थोड़ी सी बात आपको समझनी चाहिए। ये इस वक्त हम सियासत नहीं कर रहे। सियासत करनी तो हमने बहुत उससे पहले इसलिए छोड़ दी थी कि जिस तरह की 2 नंबर सियासत करते हैं, इस तरह की सियासत में इस वक्त हम एक जिहाद कर रहे हैं। किस चीज का जिहाद कर रहे हैं, आपको भी इस पर समझ होनी चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क हो, हमारे पर किसी की महकूमी ना हो, हमें नोबडी शुड बी डिक्टेटिंग टर्म्स टू अस। हम क्यों किसी की बाहर के बंदे की बात बर्दाश्त करें? हम क्यों किसी बाहर की टीवी फॉरेन पॉलिसीज फॉलो करें? हम क्यों उनके हुक्म जो है उनके सामने अपना सर झुकाएं? हम किस तरह की गुलामी में रहना चाहते हैं? हम तो नहीं इस गुलामी में रहना चाहते, ये रहना चाहते हैं तो ये रहे। ये तो वैसे ही इनकी तबीयत माशाल्लाह गुलामान है, तो हम तो इस तबीयत के साथ नहीं आए हुए। मैं तो खास तौर पे, मैं तो उस वक्त तक आपको बताया आखिरी सांस तक इंशाल्लाह इस जिहाद में शामिल हूँ। इसलिए हम, और लोग कह रहे हैं जिहाद, जिहाद का मतलब है कि आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा? अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात तो बताइएगा, आज आपके एक सूबाई वजीर हैं और आपकी पार्टी के अहदेदार भी हैं फैसलाबाद से, आज उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मुझे क्या वजूहात बनी है? क्या कोई ज़ाती वजूहात है पार्टी से? वो कहते हैं नाराज़ नहीं हूँ, क्या वो उनकी वजारत में काम नहीं हो रहे, या क्या मामला है? वो मुझे ये बात महाराणा साहब, ये मैं जब घर से निकली हूँ तो पता चला था कि लतीफ़ नज़र साहब जो है उन्होंने कहीं अपनी रेजिग्नेशन की बात की है, तो मेरी क्योंकि उनसे बात नहीं हुई तो मैं किसी किस्म का उनको कोट नहीं कर सकती, ना वजह भी नहीं बता सकती जब तक मेरी उनसे बात ना हो जाए। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू से। लेकिन ये मैं बता दूं, जितना लतीफ नजर नजरियाती वर्कर है, आपके वहमो गुमान में नहीं है, मुझसे भी 6 कदम आगे हैं, वो इतना बड़ा नजरियाती वर्कर है। तो फिर आप समझते हैं कि कोई मामला तो डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ तो होगा, आप मना लेंगे उन्हें? नहीं, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं होगा, कोई सिंपल बात ही होगी। बात करेंगे तो आपसे जरूर आपको बता दें व्हाट इज द रीजन फॉर हिज रेजिग्नेशन। डॉक्टर साहब, जब आप बात कर रही हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इन ऑडियो लीक्स के ऊपर वफाकी हुकूमत ये बात करती है कि आपकी बातें कुछ और है, किरदार कुछ और है। इसकी नफ़ी किस तरीके से करेंगी? और बतौर पीटीआई रहनुमा क्या समझती हैं, ऑडियो लीक्स का सिलसिला बंद होना चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, या फिर इससे सरफे नज़र करना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है ये चीज़ तो बिल्कुल टके नज़र नहीं हो सकती। देयर इज अ ह्यूज सिक्योरिटी ब्रीच हुई है ना, और खास तौर पे आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो देयर इज समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इस सिक्योरिटी कोई ना कोई तो जिम्मेवार था ना, तो जो जिम्मेवार है उसको दे शुड बी टेकन टू टास्क। हम ये बात ना भूलें कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, भूलना नहीं चाहिए इस बात को। और प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी जो है उसके अंदर बहुत हसास मामले डिस्कस होते हैं, बहुत हसास बातें होती। ये तो जो ऑडियो लीक्स कर रहे हैं, ये खुदा जाने किस सोच के साथ ऑडियो लीक्स हो रही हैं और कौन कर रहा है।
अच्छा डॉक्टर साहब ये तो बता दें, इन्वेस्टिगेटेड, ये तो इन्वेस्टिगेट हर हाल पे होना चाहिए। डॉक्टर साहब जिम्मेवार हैं इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान सुना पंजाब से बैठ के करेंगे? लॉन्ग मार्च का ऐलान क्या फरमाया? लॉन्ग मार्च का ऐलान खान साहब पंजाब में बैठ के करेंगे? देखिए, खान साहब ने ना तो लॉन्ग मार्च की तारीख किसी को बताई है और ना सारी प्लान किसी को बताया। उन्होंने अपने पास इसलिए रखा हुआ है कि इंशाअल्लाह वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार कर रहे हैं और इनका अगर ये ख्याल है कि हमने सीखा नहीं इनकी हरकतों से, तो हमने बड़ा कुछ सीख लिया। तो ये करता रहे इस तरह की गीदड़ भटकियां, ये जो लगा हुआ है जिसका नाम सनाउल्ला है, डरपोक लोग इस तरह की बातें करते हैं जिस तरह ये बात कर रहा होता है। आपका क्या ख्याल है, हम जिन्होंने तहिया किया हुआ है कि हम एक जिहाद करेंगे, इसकी बातों से हम घबराएंगे या डरेंगे? ये टेयर गैस की शेल्स हमें गिनवा दे, ये बंदूकें भी गिनवा दे, ये बता भी दे कि हम किस किस को बुला रहे हैं, बुला ले, किसी ने उसको मना नहीं किया। निकले तो बाहर इस्लामाबाद से, बुला के निकले ना बाहर। मकसद ये है कि इसको शायद इसके वहमों को मार देने नहीं है और कुछ इसको अंदाजा, वो कहते हैं ना कई दफा लोग जो हैं एक वो कहते हैं उसमें डिनाइल में चले जाते हैं, साइकोलॉजिकली डिनाइल में, ये डिनाइल में है मौसूफ, इनको कोई खबर ही नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कितनी तब्दील हो गई। पाकिस्तान के हालात तब्दील हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नजरियाती कारकुन है वो किसी धमकी से नहीं डरता। जब दिल करेंगे इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए, ये कहना था वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो माशी मंजरनामा है वो दगरगूं सूरत हाल का शिकार है। मूडीज़ ने अगर हमारी रेटिंग को कम किया है तो मूडीज़ ने टेक्निकल बुनियादों के ऊपर कम किया है। हमारी बातचीत उसके साथ जारी है। सियासत के नाम के ऊपर जो मुकद्दमात बनाए जाते हैं, इंतकामी मुकद्दमात, इस वजह से मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को कम किया है। अब वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं ये हमें भी समझ में नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत मौजूद है, वफाकी हुकूमत क्या सियासत के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, या फिर अगर पिछली हुकूमत ने की थी तो रेटिंग अब क्यों कम हो रही है, ये भी चीज़ वाज़े होनी चाहिए। इस पूरे मुआशरे और सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, 200 से नीचे होना चाहिए डॉलर, ये हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब का मानना है। तो वो ये कहते हैं मसनूई तौर पे ये ऊपर है। सवाल ये पैदा होता है मसनूई तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ऊपर गया, ये तो एक किस्म का इकरार जुर्म है। अब इसके ऊपर किसी को कोई केस करवाना चाहिए, दरख्वास्त देनी चाहिए, या फिर चुप करके बैठ जाएं, बड़ों की बात है बड़े ही देखें? नहीं यासर, ये बड़ी अहम बात है और हमने ये मंगल वाले दिन जो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस और रेवेन्यू का भरपूर जो मीटिंग की और स्टेट बैंक के गवर्नर थे वहाँ आए हुए, हमने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा था, ये क्या होता रहा पिछले 3-4 महीने में। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप ज़्यादा था, एक बैंक और दूसरे बैंक का रेट फ़र्क था, और ये ट्रेजरी ने बैंकों के तकरीबन 8 बैंकों के ट्रेजरी ने 3 महीने में उतनी कमाई कर ली जो पूरे साल में पिछले साल की उनकी कमाई थी। हमें बताइए इसकी वजह क्या है, क्यों ये खेलवाड़ हो रहा है, और जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को नुकसान हुआ और जिससे महंगाई बढ़ी, इसका कौन जिम्मेदार है? स्टेट बैंक को चाहिए था कि वो रेगुलेट करे। हमने सख्ती से ये बात भी की और ये कहा कि हमें अगली मीटिंग तक आप बताइए कि आपने क्या एक्शन लिया है। पाकिस्तान में ये कोई तरीकाकार है कि रोज आप डॉलर के ऊपर सट्टेबाजी हो रही है और ओपन मार्केट के रेट में और बैंकों के रेट में 10-10 रुपए का फर्क चल रहा है, 7 से 10 रुपए का। तो ये बहुत कुछ गलत हो रहा है। चाहे देखिए इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन, चाहे बढ़ रहा हो डॉलर या कम हो रहा हो, नुकसान है, मईशत को भी नुकसान है, कारोबारियों को भी नुकसान है। और जो कुछ होता रहा, मैंने तो पहले दिन से कहा था ना मिफ्ता इस्माइल का कि बस की बात नहीं है, तो उसने कंट्रोल ही नहीं किया। फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए था ना कि स्टेट बैंक को वो पूछे तो सही कम से कम कि क्या। और मैंने खुद जाके जब मैंने चार्ज ये लिया फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन का, मैं गया स्टेट बैंक के गवर्नर से आज 1 महीना पहले और उनसे 1-to-1 1 घंटा मीटिंग करके मैंने पेश की कि ये जो कुछ बैंकों ने
खेल किया है वो तकलीफ हुई है, हमें सबको नुकसान हुआ है। शेख साहब आपने बड़ी बात कर दी, जो बैंकों ने गेम की है, जो बैंकों ने गेम की है उससे बड़ा नुकसान हुआ, इस सट्टेबाजी होती रही है इसमें साथ। तो क्या आपका दौरे हुकूमत है, आपके पास तमाम ताकत मौजूद है, वजीर ख़जाना आपके बड़े तगड़े आ गए, तो क्या किसी एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, मैं आपसे जिम्मेदारी से कहता हूं कि होगी। अगर नहीं होगी तो मैं चेयरमैन नहीं रहूंगा ये फाइनेंस कमेटी का, मैं ये भी आपको बता दूं, मैं रिजाइन कर जाऊंगा, क्योंकि ये तो कैटेगोरिकली ये गलत हुआ है। जवाब देना पड़ेगा, सेटिस्फैक्ट्री जवाब होगा उनका, हमारी पूरी कमेटी जो है उससे तसल्ली बख्श उनको जवाब मिलेगा, तो तभी हम ये काम करेंगे। नहीं तो हमने सिर्फ शेख साहब आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि कार्रवाई होगी, आप सोच लें। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। चलें मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देखिए हमारे मुल्क में तो तीन लोग होते हैं, या FBI का चेयरमैन होता है, या सेंट्रल बैंक का, स्टेट बैंक का, पाकिस्तान का गवर्नर होता है, या फाइनेंस सेक्रेटरी होता है। ये शोबा वजीर खजाना तो अपनी जगह पे है ही, तो ये शोबा ये लोग चलाते हैं हमारी। हालांकि नेशनल असेंबली का शेख साहब आप जिस कमेटी के चेयरमैन हैं, उस कमेटी का हिस्सा कौन कौन है? नहीं, इस कमेटी के हिस्से तो हम सिर्फ असेंबली के 20-21 मेंबर होते हैं। जी उन्हीं की बात कर रहा हूं। इस कमेटी का हम पूछते हैं, हम जो है हमारा काम ये है कि फोरसाइट करना है, हमारा काम जो है ना देखना है, निगाहदाश्त करना है, देखभाल करना है कि पाकिस्तान में काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये हम जो है उसको जो है ना इसका हमारी जिम्मेदारी जो है हम पूरी कर रहे हैं, और पूरी असेंबली की नुमाइंदगी है ये हमारी जो। अच्छा शेख साहब आपको एक बहुत बड़ा गिला रहता था कि हमारा वजीर खजाना जो होता है वो इलेक्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत को बहुत बड़ा धचका लगता है, उसे अवामी मसाइल का पता नहीं होता। अब की बार वजीर खजाना जो है उनसे आप किस हद तक मुतमईन है, और उनकी शख्सियत, काम करने का अंदाज मिफ्ता इस्माइल साहब से किस हद तक मुख्तलिफ है, और उनकी शख्सियत के ऊपर एक ख़ास किस्म का जो इल्ज़ाम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लगाती है, वो किस हद तक सच है या वो उसे गलत साबित कर पाएंगे? देखिए बात है, जो तो इल्ज़ाम है ना जी, वो तो कोर्टों के सामने सूरत हाल है। मैं समझता हूँ बेहतरीन इंसाफ करने वाली ये हमारी कोर्ट्स हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, वो देखेंगे सारे प्रास एंड कॉन्स को। लेकिन खुद जो इसहाक डार साहब की शख्सियत है ना, मैं समझता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है, वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट रहे, मेरा बेटा भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनके साथ था, मैंने भी उनके साथ काम किया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट की है इकोनॉमिक साइड। मैं पहले दिन से कहता था कि मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं डिलीवर कर पाएंगे, ऐसा ही हुआ आपके सामने। मैं ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब के पास एक तजर्बा है, उनका एक मैनेजमेंट का एक स्टाइल है, और इंशाअल्लाह देखिए पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत, इंशाअल्लाह हम मिलजुल। लेकिन इसके साथ ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं, ये जो हो रहा है ना कि लॉन्ग मार्च कर लो, इलेक्शन जल्दी करवा लो, इलेक्शन जल्दी नहीं हो सकते इन हालात में। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, रब भी यही कह रहा हूँ, लॉन्ग मार्च से फ़ायदा क्या होगा? बैठ जाइए, हमारे साथ आके बैठ जाएं, बातचीत करें, मुल्क की बेहतरी की बात करें ना। गलतियां होंगी, हमारी गलतियां होंगी। मैं फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और इनवाइट कर रहा हूँ, 10 मेंबर हैं, आधे मेंबर हमारे कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठ जाएं, असेंबली में भी आए। आप कह रहे हैं हमारे साथ बैठ जाएं। आपके वजीर आजम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं वो भी आपने सुना, आपके वजीर दाखिला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं वो भी आपने सुना, आपकी वजीर इत्तलात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहती हैं वो भी सुना। तो मुझे एक बात बताएं, आप उन्हें बिठाने के लिए तैयार हैं, आपके बाकी लोग कहते हैं जी ये मुल्क में नहीं रहने चाहिए, नसूर है, तो किस तरह ये हालात सुधरेंगे? बस तो यही तो मुश्किल हुई है ना। आज आपका मुल्क जो सूरत हाल है, आज इसहाक डार साहब ने कहा ना कि क्यों हमारी रेटिंग घट के रही है। देखिए हम ये इनको समझ नहीं आ रही, जो भी लीडर कहता है, चाहे तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हों कि हम मार्च करेंगे और हमने ये सारा तहस नहस कर देना है, इंतशार फैलाना है, या हमारे लीडर कोई बात कर, ये मुल्क के मफाद की बात कर लेना, आए बैठे, जो भी मुल्क के मफाद की बात है बैठ जाए। मैं पहले दिन से ये जो बातें कर रहा था, जमजम का मैंने आज 6-8 महीने पहले आपके प्रोग्राम में 4-6 महीने पहले कहा था कि 100 रुपए के ऊपर हो जाएगा किलो। आज देखिए हम इन हालात में बैठे ना, हम अपने जो महंगाई है उसको दूर खत्म करें, जो बेरोजगारी हो रही है उसका हल निकालें। हमारा जो इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है,
उसको हम देखें कि भाई हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे थी। तो ये मिलकर बैठने की बातें हैं ना, हमारे लिए अकेले ना हमसे हो रहा है ना उनसे हुआ था। और जब तक हम दुनिया पूरी को ये पैगाम नहीं देंगे, मैं आपको मुल्क की बेहतरी की बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क की मईशत डूब रही है। कौन भी आ जाएगा। शेख साहब एक कुलिया बताइए, आज वजीर खजाना साहब ने कहा कि दुनिया भर के अंदर ने डॉलर की कीमत बुलंद हो रही है, दीगर जो करेंसीज हैं उनकी कीमत कम हो रही है, डॉलर उनके मुकाबले में तगड़ा हो रहा है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर रुपया तगड़ा हो रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कौन सा नुस्खा कीमिया किसी के हाथ लग गया है या डार साहब के हाथ लग गया है कि पाकिस्तान में रुपया मजबूत होने लगा? नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। पहले पाकिस्तान में स्पेकुलेटिव रुपया नीचे बहुत हो गया था। देखिए मई में आज से 1.25 साल पहले डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को आप जानते होंगे, माहिर मईशत गहरी नजर रखते हैं, वो ये कहते हैं कि बड़ा भी ये मसनूई तौर पे था, ये कम भी मसनूई तौर पे हो रहा है। ये दुरुस्त कह रहे हैं। बात यह है कि एक स्टेबल प्राइस हो जाएगी। ये प्राइस अभी भी गलत है। डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि 200 से नीचे होना चाहिए। बात यह है कि देखिए 160 था हमारा 1.25 साल पहले, 190, 200 बहुत ज्यादा रेट है। इससे ऊपर का रेट तो जब बढ़ता रहा तो मसनूई सट्टेबाजी होती रही ना। ये देखिए तो खुद साबित हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं बाकी सारी करेंसियां तो वीक हो रही हैं, हमारा तो इतना वीक ज्यादा हो गया था, हमने ज्यादा कर लिया था। हमारी करेंसी जैसे कि डॉलर मजबूत है लेकिन हमारा क्योंकि वीक ज्यादा हो गया था तो वापस आ रहा है। और 190 तो जब हमारी हुकूमत आई उस वक्त था, लगभग वही भाव पे आके रुकेगा, मेरे ख्याल में रुकना चाहिए। और तभी कोई कारोबारियों को कोई पता लगेगा ना। साहब हमारी मुल्क की मौशियत के साथ ये खलवार, ये ज्यादती किसने की? हम सब ने की, सब ने मिलके की। भाई हमारा मुल्क जो है ये क्या हुआ, कौन कर रहा है? हमने कभी पॉलिटिशियन के हाथ में तो ये इकोनॉमिक मैटर दिए ही नहीं। शेख साहब हम सब ने की का मतलब ये हुआ कि सबने गलती की है, फिर सभी चुप करके बैठ जाते हैं, एक नुक्ते पे इत्तेफाक करके आगे बढ़ते हैं, फिर तो कसूरवार कोई नहीं ना हुआ सर। नहीं, कसूरवार क्यों ना हुआ? हम कसूरवार अपने आप को कह रहे हैं। मैं कैसे कहूं सारे सजा भुगतेंगे? ये सजा तो भुगत रहे हैं ना जो आज हो रहा है। देखिए हमने ये अभी मैं फाइनेंस कमेटी में बात हुई तो अभी जो 450 अरब रुपए का कर्जा उन्होंने कहा, स्टेट बैंक के गवर्नर ने, मैंने पूछा उनसे, उनका 560 कंपनियों को हमने दे दिया बगैर इंटरेस्ट के ये जो कर्जा दे दिया ना। और एक्चुअल वो 560 कंपनियां भी नहीं है, वो 50-60 ग्रुप हैं जिनको दिया गया। वो कर्जा अगर हम SMEs को देते, ये इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं, उनकी हुकूमत के दौर में दे दिया गया बगैर पूछे। अब अगर ये हम SMEs को देते, SMEs पाकिस्तान में दरमियाने और छोटे लोग जो कारोबार करते हैं उनको कर्जा, टोटल कर्जों का पाकिस्तान 7% मिलता है, अमीर आदमी को 93% मिलता है, जबकि इंडिया में 15% उनके टोटल कर्जे का SMEs को मिलता है। ये कसूर हम सब का है। मैं बार बार स्टेट बैंक से पूछता हूं, आप तो एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं। बड़े अमीर आदमियों को तो आपने मुफ्त दे दिया कर्जा। किसने दे दिया? ये हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में। उनको ख्याल नहीं आया यही कर्जा अगर हम देते थे मुल्क हमारा ग्रो करता। हम छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स को, जापान ने, कोरिया ने, उन्होंने अपनी छोटी छोटी कंपनियों से ग्रो किया है, उनकी छोटी कंपनियां आगे तौर पे गलतियां सबने की हैं, जिसका नुकसान पूरे मुल्क ने भुगता है। मौका ये है कि मईशत के ऊपर हम सबको मुत्तहिद होना होगा, सियासत को एक साइड पर रख के मुआशी उसूलों ज़वाबित को तय करना होगा, तभी कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकदाम हो सकते हैं। बसूरत दीगर हम डूब रहे हैं, डूबते जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। और जब कोई बचाने वाला होगा तो हो सकता है सूरत हाल बचाने लायक ही ना बचे। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में इस्तेहकाम क्या आ सकता है, अगर आएगा तो कितने अरसे में आएगा, और कितने अरसे बाद जब आने वाला है तो उसके पीछे वजूहात कौन होंगी? क्या कोई शख्सियत होगी, हालात होंगे, या किसी की वापसी होगी? अगर वापसी नहीं होती तो फिर हालात किस तरीके से होते हैं? अगर कोई वापस आता है बरसरे इक़्तिदार तो उसका वापस आना हुकूमत के लिए किस हद तक बाइसे तसल्ली बख्श होगा? इसी सारे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक साहब ने। एजाज़ुल हक साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के।
एजाजुल हक साहब, बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब के ताल्लुकात जो पहले ख़राब थे, फिर कुछ ठीक होना शुरू हुए, अब फिर से दूरियां बढ़ना शुरू हो रही हैं। ये कयास आराइयाँ चल रही हैं। अब इसमें हकायक क्या हैं ये आप बेहतर जानते होंगे, आप खान साहब के भी करीब हैं, आप बहुत से लोगों के करीब हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तानी सियासत में इस्तेहकाम आने वाला है या भूंचाल में इजाफा दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो आपने मुझे सवाल किया ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब के, मेरा ख्याल है कि पहले तो बहुत दूरियां थी, लेकिन अब मामला जो है बहुत बेहतर हैं। और मतलब कितने बेहतर है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो अंदर की बात तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये समझ लें कि जो दूरियां थी वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं और कोई ना कोई आगे के लिए लाएअमल मेरे ख्याल में अब उसमें से तैयार होगा या निकाला जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जो ये कौम इस वक्त समझ नहीं रही, जो सोच नहीं रही, जो हमारे इदारे जो सोच नहीं रहे कि कौम को किसी ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है जो कि ट्रक पता नहीं कहीं जाके रुकना है कि नहीं रुकना है। बिल्कुल हर चीज से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। कभी एक वारंट, कभी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कभी तोशा खाना, और अब ये फॉरेन फंडिंग वाला जो आज से तमाशा शुरू हुआ है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में FIRs कटवाने के बाद PTI के लोगों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। ये सारी चीजें इसलिए नहीं है कि वो किसी को अजियत पहुंचाना चाह रहे हैं, ये सिर्फ कौम की तवज्जो हटाने के लिए, मेरी और आपकी तवज्जो हटाने के लिए। असल मकसद जो ये है, जो आहिस्ता आहिस्ता वो अचीव करते जा रहे हैं। एक तो उन्होंने अपने केसेस तकरीबन खत्म करा लिए हैं और जो हाथी निकल गया है, तो जो पूंछ रह गई है वो भी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी। आपने देख लिया कि पासपोर्ट भी वापस हो गया, पासपोर्ट वापस होने के बाद प्रवास भी हो गई। तो मैं उस पर कोई ये नहीं कि एहतजाज कर रहा हूँ या ये कह रहा हूँ क्या कोई नई इंफॉर्मेशन इनके पास आ गई है। तो जब आपने देख लिया कि PTI की, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी गलती थी। एजाजुल हक साहब, अदालत ने फैसला तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर करना है ना, अब वफाक और नैब वो दोनों पीछे हट जाएं, वो दोनों ही कहें कि हमें कोई एतराज नहीं, तो अदालत क्या कहेगी फिर? एक सेकंड मुझे दें, मैं वहीं आ रहा हूँ। PTI की सबसे बड़ी गलती कह लें इसको या ना कह लें, या तो वो सारी असेंबलियों से बाहर आ जाते या फिर मरकज में असेंबली के अंदर बैठे रहते ताकि ये तैनातें जो हो रही हैं हुई हैं इस पे वो कोई ना कोई रखना डाल सकते थे। अब देखें, जब नैब भी उनका है, FIA भी उनकी है, प्रोसिक्यूशन भी उनकी है, तो लाजिम बात है ये तो फिर होना है। अब ऐसी ऐसी चीजें आप देखेंगे आगे चलते चलते कि सारे मामला जो है वो तय हो जाएंगे और सारे रास्ते खोल दिए जाएंगे। ये NRO है, ये इजाजुल हक साहब माजी में बहुत ये तरते थे कि FIA कर गई, FIA ये कर गई। हालांकि उस वक्त बाबर बख्श कुरैशी साहब थे, मुझे याद है, साइबर क्राइम को हेड कर रहे थे, तो उन्होंने कभी किसी के साथ ज्यादती भी नहीं की थी और बिल्कुल उन्होंने कभी किसी पॉलिटिकल आदमी को गिरफ्तार भी नहीं किया था। मुझे याद है किसी जर्नलिस्ट को अगर किसी गिरफ्तार किया तो हम लोग गए तो छुड़ा के ले आए। तो अब तो FIA की फुटेज आ रही है कि घरों के अंदर छापे मारने की, हर चीज़ की। तो अब ये भी इल्ज़ाम है कि जनाब उनको पार्लियामेंट लार्जिस से या सेनेट के वहाँ से उठाया गया, न्यायाधीश साहब की राहदारियों से उठाया गया। तो अब ये सारी चीज़ें खामोश क्यों हैं? अब सियासी जमातों को चुप क्यों लग गई है और अब बाकी लोग जो हैं वो इस पर खामोश क्यों हैं? देखिए, खामोशी की बात मैं नहीं कर रहा, मैंने ये कहा ना कि ये उलझाया जा रहा है। अब ये कभी नहीं, तारीख में कभी नहीं हुआ कि बगैर स्पीकर की, बगैर चेयरमैन की इजाजत के आप किसी सेनेटर को या MNA को उठाएं और उठाकर उनको बंद कर दें। पहले आपको ये इजाजत लेनी पड़ती थी चेयरमैन से या स्पीकर असेंबली से। अब ये हो रहा है कि आप एक सेनेट का इजलास अटेंड करके आ रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा महफूज जगह समझी जाती है पाकिस्तान के अंदर, वो है पार्लियामेंट। अगर उस पार्लियामेंट की राहदारी से आपको उठा लिया गया तो फिर जमहूरियत कहाँ रहेगी आपकी? मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ रहेगी आपके? मतलब आर्टिकल 25 किधर चला गया? तो ये चीजें जो है सारी, मैं समझ रहा हूँ कि यही चीजें हैं। अब सारी जो है वो अटेंशन डाइवर्ट कर दी है। थोड़े दिनों के बाद आप एक नहीं सुनेंगे कि फलां केस भी खत्म, फलां केस भी खत्म, फलां केस भी खत्म। और अब माशाल्लाह मैं तो कहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इनको चाहिए कि ओपनली ऐलान करके मियां साहब को भी वापस बुला लें। अच्छा साहब, आपने कहा है कि खान साहब के ताल्लुकात अब बड़े बेहतर होते जा रहे हैं
अगर तल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं तो फिर ये जो सारा कुछ इनके साथ हो रहा है, इनके करीब तरीन साथियों को गिरफ़्तार करना, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी, बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़ीर दाखिला की, तो ऐसी चीज़ें और उसके बाद ललकारना कि निकलने नहीं देंगे घर से, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो आपकी बात की नफ़ी कर रही हैं। देखिए, बढ़के मारना और बात है सियासत के अंदर, पब्लिक की सपोर्ट होना और बात है सियासत के अंदर। ठीक है, आप वज़ीर दाखिला हैं, राना सनाउल्लाह को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि जब इन पे केस हुआ था मैंने ये कहा था कि ये केस इन पर नहीं बनाना चाहिए था, और मेरे उनके साथ ताल्लुकात ही पहुंचे। लेकिन ये इस किस्म की सियासत मैं समझता हूँ माजी के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमने नहीं देखी। हालांकि आप देखें बहुत सी चीज़ें हुई 90s के अंदर, एक दूसरे को बंद किया गया, जरदारी साहब को बंद किया गया, सारी चीज़ें हो गई। अब इनकी एक ही ख्वाहिश है इन सब की, और मोहतरमा की भी एक ही ख्वाहिश थी, और उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका इजहार कर दिया था। अब ये पब्लिक से निकलकर ये महदूद हो गए हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। अब इनको पता है कि हम पब्लिक में जाके तो जलसा कर नहीं सकते। अगर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये करना शुरू कर दे, पंजाब की हुकूमत ये करना शुरू कर दे कि इनके जब लोग वहां पर जाए उनको उनकी गिरफ्तारियां कर दें, गलत FIR करवा दें, अरेस्ट वारंट निकाल दें, तो फिर कहाँ जाके ये बात रुकेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल। अब इनको मालूम है कि आज कितने वाइस चांसलर्स के मुंह बंद करा देंगे, कितने स्टूडेंट्स के आप मुंह बंद करा देंगे। मुझे जाते सवाल का जवाब दे दें, फिर यासर आपसे सवाल पूछ लेगा। अक्टूबर का महीना आप फाइनल देख रहे हैं? फाइनल सियासत का मैच अक्टूबर में हो जाएगा? देखिए, अब हम लास्ट 10 ओवर्स में जा चुके हैं, सीधी सी बात जो है। अब ऊंट ने किसी ना किसी करवट बैठना है। क्यों? इसलिए बैठना है कि आपकी इकोनॉमी जो है इस वक्त, आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने आपको भी भेजा, 7 साल के बाद IMF ने आपको डाउनग्रेड किया है टू अ सी लेवल। सी लेवल मतलब यह है कि कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर, कोई आपका सुकूक बॉन्ड, कोई आपके बाहर लैंडिंग आपकी अपनी गवर्नमेंट की गारंटी पे भी नहीं होगी। अब सही, तो ये इल्जाम आते हैं। साहब, एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं, पहले ऑडियो लीक्स आ रही थी और वो तमाम की तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, फिर PTI के खिलाफ आने का सिलसिला शुरू हुआ और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, एक लीक आई थी वजीर आजम की और उनकी जो है भतीजी, उनके बारे में, और उसके अंदर भी उनको एक पॉजिटिव किरदार अदा करते हुए दिखाया। असल में तो निशाना थे इमरान खान साहब। उसके बाद से वो शुरू हो गया। कहाँ गए वो $5 अरब जो मांग रहा था या रुपए मांग रहा था? कहाँ वो कह रहा था जुम्मे वाले दिन मैं सब कुछ लगाऊंगा? तो ये सारी तमाशा जो है ये हुकूमत के अंदर से ही हो रहा है। ये कोई बाहर से कोई नहीं है हैकर, ना कोई सेक्टर है, ये सब अंदर से हो रहा है। वही इनको कहीं से ऑडियोज मिल गई है, मोस्ट प्रॉब्ली किसी ऐसी एजेंसी से जो हुकूमत के इख्तियार में। अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप खुद ही हिसाब लगा के देख लेना। नहीं, समझ गया, मैं भी समझ गया, आप भी समझ गए, सब समझ गए जी। मैंने तो यासर को काफी दिन पहले कहा था, कहते हाय हैकर कहाँ पे? मैं कह वहां पे है जहाँ पे ये सारी चीजें मिल रही हैं। बिल्कुल, ये मैं पहले कह चुका हूँ आपको। उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी सियासत बेहतर समत में गामजन हो। ये जो परागंदा सियासत होती जा रही है, अवाम के जहनों के ऊपर जो अच्छे नक्श नहीं छोड़ रही, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बेहतरी का कोई रास्ता निकालना चाहिए, और वो अगर किसी एक शख्स के तकाद के ऊपर, उसको मानने के ऊपर निकल रहा है तो दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया एजाज़ उल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।